नमस्कार बच्चों, आज हम गणित विषय कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। मैं आपकी शिक्षक श्रीमती अदिति जोशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल से। बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में बहुत सारे संख्या संग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला संख्याओं का संग्रह था प्राकृत संख्याएं, जिसे हम n से प्रकट करते हैं और जिसमें संख्याएं आती हैं 1, 2, 3, 4 आदि। इसके बाद यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को हम शामिल कर देते हैं तो हमें मिल जाता है पूर्ण संख्याओं का संग्रह, जिसे हम W से प्रकट करते हैं। इस संग्रह में संख्याएं शामिल होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। जब पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल की जाती हैं तो हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, जिसे हम Z से प्रकट करते हैं। इस संग्रह में संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक और 0 के बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 अनंत तक। इसके अलावा परिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, जिसे हम Q से प्रकट करते हैं। इसमें बटे वाली संख्याएं होती हैं। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि Q 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। किसी भी संख्या में 0 से विभाजन अपरिभाषित है। इसलिए जब भी P बटे Q के रूप की संख्या होती है तो उसमें Q 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया है, परिमेय संख्याएं 0 हो सकता है, 1 बटे 2, 1, 3 बटे 4 अनंत तक होती हैं और ऋण 1, ऋण 3 बटे 4, ऋण 2 ये भी अनंत तक होती हैं। चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 अनंत तक प्राकृत संख्याओं का संग्रह। इसमें जब 0 को शामिल किया तो हमें प्राप्त हुआ पूर्ण संख्याओं का संग्रह। जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया गया तो हमें मिली पूर्णांक संख्याएं और जब बटे वाली संख्याएं शामिल की गई तो हमें मिला परिमेय संख्याओं का संग्रह। यहाँ पर बटे वाली संख्याएं यानी कि P बटे Q के रूप की संख्याएं, जहाँ पर P और Q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं और Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब 1 बटे 2, 3 बटे 4 इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, आपने देखा है कि
पूर्ण संख्याओं के संग्रह में 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक होता है और प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 1, 2, 3, 4 अनंत तक होता है। मतलब 0 जो है वो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में नहीं आता है, इसलिए हमारा कथन असत्य है। 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यह सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। बच्चों, आपने देखा किसी भी संख्या को 2, 3, 4, 100, 200 उसके बटे में हम 1 लिखेंगे तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम प्रत्येक पूर्णांक को बटे के रूप में m/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसका जवाब असत्य है क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। जब भी हम बटे वाली संख्याएं लेते हैं, यानी p/q के रूप की संख्याएं जहां q बराबर नहीं है 0 के, तो वह जरूरी नहीं है कि एक पूर्णांक ही हो। पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं हो सकती है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के? इसका जवाब होगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम 0/1, 0/2 आदि के रूप में लिख सकते हैं। 0/1, 0/2 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि 0 में जब हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमें आंसर 0 ही मिलता है, इसलिए हम 0 के बटे 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं और इसीलिए हम 0 को परिमेय संख्या मान सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिसका हल इस प्रकार है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 6 धन 1 बराबर 7 लेते हैं। 3 को 3/1 और 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा किस लिए? जी हाँ, 3 और 4 पूर्णांक हैं और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 3 को 3/1 और 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। अब हम 3/1 और 4/1 के अंश और हर में 7 का गुणा करते हैं। 3/1 गुणा 7/7, अंश का अंश में गुणा किया, 3 गुणित 7 बराबर 21 आया और हर का हर में गुणा किया, 1 गुणा 7 7 आया, अर्थात 3/1 गुणा 7/7 बराबर 21/7। 4/1 गुणा 7/7 में पुनः अंश का गुणा अंश में 4 सत्ते 28 और हर का गुणा हर में 1 सत्ते 7, तो 4/1 गुणा 7/7 बराबर कितना हो गया? 28/7। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7।
आपको प्रश्न समझ में आ गया? जब हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हमने 6 धन 1 7 लिया और 3/1 के अंश और हर में 7/7 का गुणा किया, 4/1 के अंश और हर में 7/7 का गुणा किया और इस तरह हमें 21/7 और 28/7 प्राप्त हुआ। तो हम इसके बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका हल इस प्रकार है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 धन 1 बराबर 6 लेते हैं। अब 5 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए 5 धन 1 बराबर 6 लिया और 6 का गुणा 3/5 और 4/5 के अंश और हर में करते हैं। 3/5 गुणा 6/6, अंश का गुणा अंश में किया, 3 छंग 18, हर का गुणा हर में किया, 5 छंग 30। तो 3/5 गुणा 6/6 बराबर हमें मिला 18/30। 4/5 गुणा 6/6, अंश का गुणा अंश में किया, 4 छंग 24, हर का गुणा हर में किया, 5 छंग 30। तो 4/5 गुणा 6/6 बराबर हमें मिला 24/30। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार होंगी: 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यहाँ पर हमने किसका गुणा किया था? 6 का। 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 5 धन 1 6 का गुणा किया। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, जितनी परिमेय संख्या हमें बीच में ज्ञात करनी होती है उसमें +1 करके उसका गुणा हम संख्याओं में दी गई करते हैं। अब आप गृह कार्य के लिए ये प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों, ये दोनों प्रश्न आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। अर्थात s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, 0 शामिल होने के बाद पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं शामिल होने के बाद पूर्णांक संख्याएं और बटे वाली संख्याएं अर्थात p/q वाली संख्याएं शामिल होने के बाद में परिमेय संख्याएं।
और इनके अलावा हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ये सभी संख्याएं मिलकर बनाती हैं वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है, जिसे R से प्रकट किया जाता है। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। यहाँ पर जो संख्या रेखा हमने दिखाई है, इसमें प्रत्येक बिंदु का स्थान एक संख्या को निरूपित करता है। 0, 1, 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4 प्रत्येक संख्या का स्थान निर्धारित है और 0 के दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह संख्या रेखा अनंत तक चलती जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 यहाँ पर है तो इसकी जगह 1 आ जाए और 1 की जगह 2 चला जाए। हमेशा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इसी तरह से संख्याएं आएंगी और प्रत्येक बिंदु जो है वो एक संख्या को निर्धारित करेगा, वह संख्या अद्वितीय संख्या होगी। आइए अब हम संख्या रेखा पर कुछ अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारित करते हैं। पहले वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निर्धारित करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं और उसके ऊपर बराबर बराबर दूरी पर कुछ चिन्ह अंकित कर लेते हैं। चिन्हों पर संख्या डालते हैं 0, 1, 2, 0 के बाईं तरफ -1, -2। अब इसके बाद 0 से 1 तक एक इकाई का एक रेखाखंड लेते हैं और उसे नाम देते हैं OA। A बिंदु पर OA के लंबवत एक इकाई का लंब खींचते हैं AB। O से B को मिला देते हैं। OB त्रिज्या का एक चाप हम केंद्र O से खींचते हैं, जो संख्या रेखा को P बिंदु पर मिलता है। यह P बिंदु ही संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित करता है। इसे हम पाइथागोरस की प्रमेय से समझ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि OAB जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने AB लंब डाला था, इसलिए OAB एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय आपको याद होगी, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ पर हो गया OB बराबर वर्गमूल 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर वर्गमूल 1 धन 1 बराबर वर्गमूल 2। अर्थात यह OB जो है यह वर्गमूल 2 के बराबर है और OB त्रिज्या का हमने चाप O से खींचा था, तो इसलिए O से P तक की जो लंबाई है वो वर्गमूल 2 हुई। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे और उस पर बराबर बराबर दूरी पर चिन्ह अंकित करेंगे। इन चिन्हों को हम नंबर देंगे 0, 1, 2। अब 0 से लेकर 2 तक एक रेखाखंड लेंगे जिसे नाम देंगे O
ए। OA पर A बिंदु से एक लंब खींचेंगे। A एक इकाई लंबा A P। O से P को मिला देंगे। OP की लंबाई वर्गमूल 5 के बराबर होगी। O से OP त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को S बिंदु पर मिलता है। यही S बिंदु वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निर्धारित करता है। अब इसे हम पाइथागोरस की प्रमेय से समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि O A P जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हो गया OP बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया 4, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग हो गया 1, 1 एकम 1। तो वर्गमूल 4 धन 1 बराबर वर्गमूल 5। इस तरह से हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को दिखा सकते हैं। आइए अब प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु M के रूप का होता है जहां M एक प्राकृत संख्या है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं, वर्गमूल सर्पिल की रचना करने का। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1, P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2, P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3, P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O, P1, P2, P3, Pn अनंत तक प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 अनंत तक को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। अब हम करके देखते हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना। O बिंदु लिया, O से OP एक इकाई का एक रेखाखंड खींचा। OP पर P1 लंब डाला, एक इकाई लंबा। अब OP1 को मिला दिया, इसकी लंबाई होगी वर्गमूल 2 के बराबर। OP1 पर P1 P2 लंब डाला, एक इकाई लंबा। OP2 को मिला दिया, OP2 की लंबाई होगी √3 वर्गमूल 3। OP2 पर P2 P3 लंब डाला, एक इकाई लंबा। OP3 को मिला दिया,
OP3 की लंबाई होगी वर्गमूल 4। OP3 पर P3 P4 1 इकाई लंबा लंब डाला, OP4 को मिला दिया। OP4 की लंबाई होगी वर्गमूल 5। OP4 पर P4 P5 1 इकाई लंबा लंब डाला, OP5 को मिला दिया। इसकी लंबाई होगी वर्गमूल 6। OP5 पर P5 P6 1 इकाई लंबा लंब डाला, OP6 को मिला दिया। OP6 की लंबाई होगी वर्गमूल 7। OP6 पर P6 P7 लंब डाला, 1 इकाई लंबा, OP7 को मिला दिया। OP7 की लंबाई होगी वर्गमूल 8। OP7 पर P7 P8 1 लंब डाला, 1 इकाई लंबा, OP8 को मिला दिया। OP8 की लंबाई होगी वर्गमूल 9। इस प्रकार हमें सुंदर वर्गमूल सर्पिल की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम OP8 पर पुनः लंब डालें और इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएं, तो यह सर्पिल और भी सुंदर आकार लेता जाएगा। बच्चों, इस अध्याय में हमें पढ़ना था अपरिमेय संख्याएं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं तथा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। इसमें से हम पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में तथा संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना भी हम सीख चुके हैं। अब अगले कालखंड में हम वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।